ये क्वेश्चन 2.0 के अंदर पूछा था, जस्ट अभी बात ही किया ऐसा वाला। 2.0 के अंदर ही ये भी क्वेश्चन पूछा था। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी फार्मूला यूज किया, सब ये आपको बनाना है फिर से। यही वाला बिना द्रव्यमान खोए कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो दिन रात की अवधि होगी। अभी जस्ट बोले थे ना, पीछे बता हुआ है, इसी को बनाना है। ओके, सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इस टाइप का सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, तो आपको सबको बनाना है। एस्टेट के भी क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन था कि 2 बार किया है, गड़बड़ी किया। आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में, घूर्णन गति के बारे में। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रहा होगा तो उस केस में उसके साथ क्या क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, या कह सकते हैं उसका कार्य क्या होगा, या उसके ऊपर टॉर्क क्या होगा, या उसके ऊपर बल वगैरह क्या लग रहा होगा, उसका पावर क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा कह सकते हैं अजीब सा लगेगा, क्योंकि नॉर्मली लीनियर मोशन के अंदर, रेखीय गति के अंदर तो हम लोग सब लोग रेगुलर पढ़ते हैं, बराबर सब जगह यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको याद रखना आसान है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, लीनियर के रिस्पेक्ट में हम एंगुलर को डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब लीनियर याद है तो थोड़ा सा आप दिमाग को कंसंट्रेट करके रखियो, तो आप उसको रोटेशनल मोशन के केस में याद रख सकते हैं। आसान तरीका, कोशिश हमारी है कि आपको आसानी से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टेबल की बात करते हैं, जिसमें हमने एक साइड से लिखा है किसको, रेखीय गति लीनियर मोशन को, दूसरे साइड से हमने रोटेशनल मोशन को लिखा है। ठीक है, इतनी सी कहानी, दोनों को कंपेयर करके याद रखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे, द्रव्यमान को m से लिखते थे, याद है। तो रेखीय गति में जब आ जाते हैं तो फॉर्मूला में जहां पर भी m की कहानी होती है वहां पे क्या लिखते हैं, I को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा यहीं पे देख लोगे, जैसे m इंटू ए, तो क्या m के जगह पे क्या हमने लिखा, I को, और a किस चीज को दिखाता था, त्वरण को, एक्सेलरेशन को, और रोटेशनल केस में एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते थे, तो I इंटू अल्फा। और यहाँ पे रोटेशनल केस में जिसे यहाँ पे टॉर्क मतलब फोर्स को यूज करते हैं, वहां पे टाउ को यूज करते हैं टॉर्क की तरह। ठीक है, क्योंकि वहां तो घुमाने का काम करना है, तो टॉर्क की बात करते हैं। लीनियर में भी हम लोग टॉर्क की बात किए थे। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। गतिज ऊर्जा की बात की जाए, गतिज ऊर्जा का हाफ mv² ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या कह सकते हैं हाफ p²/m। p क्या होता था, लीनियर मोमेंटम, m क्या है, द्रव्यमान होता था। तो यदि हम आ जाते हैं किसमें, रोटेशनल केस में, तो m के जगह पे किसको यूज करेंगे, I को। v के जगह पे यहां लिख देते हैं जो भी एक्स्ट्रा होगा, v की जगह पे ओमेगा। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हाफ I ओमेगा² या p। p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, और l क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो p की जगह पे किसको रख दिए, l को, और m की जगह पे किसको रख दिए, I को। तो छोटा छोटा चीजें ध्यान में रखना है। उसी तरह से वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, F.S, ऑलरेडी पढ़े हैं। तो यदि हम रोटेशनल में जाते हैं तो फोर्स की जगह पे हम लोग यूज करेंगे किसको, टाउ को यूज करेंगे। जैसे F इक्वल्स टू m इंटू ए में F की जगह पे किसको यूज किया, टाउ को, तो उसी तरह से इसको यूज करेंगे टाउ इंटू थीटा। S क्या होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लिख सकते हैं S को किसकी तरह, थीटा की तरह, और कह सकते हैं फोर्स को टाउ की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, पावर याद होगा, F इंटू भी पढ़ चुके हैं, कभी पढ़े थे। तो F के जगह पे किसको यूज करना है, टाउ को, तो टाउ को, और V क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, तो इसके जगह पे ओमेगा। फॉर्मूला रिलेट करके याद करना है। उसी तरीके से मोमेंट या मोमेंटम, संवेग की बात करें तो लीनियर मोमेंटम के केस में बात करते हैं m इंटू भी, ऑलरेडी पता है। तो एंगुलर मोमेंटम के केस में m की जगह पे क्या हो जाएगा, I, और V की जगह पे क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो लिखे हैं V की जगह पे ओमेगा, और m की जगह पे तो ऑलरेडी I लिखे चुके हैं, लोग फिर से लिख देते हैं m पे I। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, मोमेंटम कंजर्व रहता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, याद है। तो उसी तरह एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या था, एंगुलर मोमेंटम क्या, m की जगह पे क्या है, I को, और v की जगह पे किसको, ओमेगा को। तो लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इतना सा आपको ध्यान रखना है कंपलसरी। आगे जो भी चीजें हैं वो कथावाचन है, आप उसको ध्यान में रखिए, नहीं रखिए, लेकिन लीनियर केस में हम रिलेट करके सबको लेके आएंगे। तो इतना कम से कम ध्यान में रखना ही है। ठीक है, मिनिमम, तो पूरा तो पढ़ना ही है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अपने को पता होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। लीनियर केस में
V बराबर क्या होता है, V इक्वल्स टू आर ओमेगा, या ओमेगा आर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, V इक्वल्स टू आर ओमेगा ऑलरेडी पहले पढ़ा जा चुका, यूज भी कर चुके। तो V के यहाँ पे आर ओमेगा पुट किया, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसको याद रखना है। तो याद होगा, एक कण की बात करें, यदि सिंगल कोई कण की बात करें तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि m1 मास के लिए, उस तरह m2 मास के लिए, इसी तरह m3 मास के लिए बहुत सारे मासेस रहेंगे तो क्या करते, सारे के चूंकि एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल से सबका अलग अलग निकाल के सबको जोड़ते काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबका सम, तो सबका सम टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें देखोगे ओमेगा और 1/2 सब में कॉमन है, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कॉमन है सब में, तो ओमेगा स्क्वायर को और हाफ को सबको अलग कर लिए, और जो बच गया m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का, सबको एक साथ लिख दिए। याद होगा m r स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, याद है, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले को याद रखना है, सबसे पहले हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और यही किसके इक्वल था, हाफ mv स्क्वायर, और इसी को लिखते तो क्या लिखते, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जब सिंगल पार्टिकल की बात होगी तो हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यदि बहुत सारे पार्टिकल्स की बात हो जाती है तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर केस में अपने को पता है हाफ mv स्क्वायर तो होता ही है फॉर्मूला। तो याद करने के लिए सबसे m के जगह पे किसको, I को, v की जगह पे ओमेगा को, एकदम इजी। उम्मीद करते याद रहेगा फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉर्क, या टॉर्क को ही बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण, कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स with respect to some axis is called moment of force or torque due to the force, ठीक है। अब जैसे किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परिधि घुमाने के प्रभाव को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये दरवाजा है, आपने यहाँ पे बल लगाया, तो इस दरवाजे को कैसे खोलते हो आप, दरवाजे का हैंडल पकड़ लेते हैं, उसको धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वहां से जहां से वो हिंज है, जहां से वो मुड़ रहा है, मतलब कह सकते हैं चौखट के साथ जहां जुड़ा हुआ है, वहां का एक डिस्टेंस होगा r। तो इस फोर्स और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, r। तो कह सकते हैं सिंपल सा, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परिधि घुमाने का प्रभाव, इस अक्ष, ये जो अपना रोटेशनल एक्सिस है, जो चौखट जिसको कह रहे हैं, उसके परिधि इसको घुमाना है, तो जो घुमाने का जो प्रभाव होगा, या कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट जो होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। छोटा सा चीज है, कथा तो याद रखना नहीं, अपने को याद क्या रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो अपने को पता है टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलरेडी पढ़े हैं, इससे पहले भी पढ़े हैं, ठीक। तो फोर्स सिंपल सा फोर्स हो गया F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा R, और चूंकि ये R क्रॉस F ऑलरेडी आपको टाउ के लिए हमको लगता है क्वेश्चन भी पूछे हुए, 2-2 साल पूछे हुए हैं एस्टेट के अंदर, फॉर्मूला सिर्फ पूछा था, और दोनों साल इस क्वेश्चन में गलती था, क्वेश्चन के ऑप्शन में ही गलती था। तो सिंपल सा R क्रॉस F वेक्टर फॉर्म में लिखते, टॉर्क क्या होता है, एक वेक्टर होता है, तो R क्रॉस F लिखोगे, या इसी को क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के लिखना होगा तो क्या, क्रॉस प्रोडक्ट जब क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, इतनी सी कहानी है। ये कह सकते हैं बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका यूनिट क्या होगा, बल गुने दूरी, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन ऑलरेडी निकालना आपको सिखा चुके हैं, तो आप डायमेंशन नॉर्मली आपको बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हर एक का ट्राई करना है। न्यूटन का क्या होता है, ml t-2, और मीटर के लिए हो जाता है L, ये क्या हो जाएगा ml2 t-2, इतना आसान सा तो है, तो फॉर्मूला याद रखना तो है ही। तो डायमेंशन यूनिट का सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है ना, तो प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, यदि कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हम एक भी क्वेश्चन बनाने के चांसेस को मिस नहीं करना चाहते, तो हर एक का यूनिट और डायमेंशन का प्रैक्टिस जरूर की, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डायमेंशन का भी पूछा जाता है। तो ये छोटी सी कहानी है, टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F, ऑलरेडी जैसे पहले पढ़ चुके थे टॉर्क के बारे में, और ये टॉर्क की कहानी अभी नहीं खत्म होने वाली है, फिर आएगा, बार बार आएगा, ठीक है, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, वर्क डन बाय फोर्स
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं याद रखना है तो सिंपल सा याद होगा, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सा वेक्टर एफ डॉट एस। तो फोर्स की जगह पे टाउ ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, और थीटा की जगह पे क्या, मतलब एस की जगह पे क्या, थीटा। इतना सा तो कहानी याद रखना है। और डॉट प्रोडक्ट है तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, इसको हम क्या लिखते हैं, टाउ थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सवाल यहाँ पे खतरनाक सा है कि यहाँ पे जो थीटा है उसको डिग्री में रखना है कि रेडियन में रखना है। तो इतना एकदम दिमाग में रखिएगा, जब थीटा साइन कॉस के बगैर रहे, अकेला रहे, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो साइन थीटा लिखा, तो यहाँ पे थीटा को हम लोग किस में रखेंगे, डिग्री में। लेकिन सिंगल थीटा रखा हुआ है तो वहां पे हम थीटा को रखेंगे रेडियन में। और ऑलरेडी बता चुके हैं कितना होता है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो सिंपल सा पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो इसको यूज करके आप डिग्री को रेडियन में, सॉरी 360 करें 180, पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री। तो आपको यदि डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो। इतना सा ध्यान रखना है एकदम हमेशा। यदि थीटा अकेला पड़ा रहे बिना साइन कॉस टेन वगैरह के तो उसको रेडियन में यूज करेंगे किसी भी इक्वेशन में, और यदि थीटा साइन कॉस टेन के साथ आएगा तो उस समय हम उसको कैसे यूज करेंगे, डिग्री में यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन भी है, बात करेंगे उस पर। चलिए नेक्स्ट, पावर याद होगा, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यह सिंपल सा। तो सिंपल सा वर्क इक्वल टू भी जस्ट लिखे हैं टाउ इंटू थीटा, लिख चुके। अब इसको क्या है dw बाई dt, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, चूंकि टाउ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा थीटा, थीटा डिफरेंशिएट होगा, सिंपल सा क्या करेंगे d थीटा बाई dt क्या होता था, dx बाई dt वेलोसिटी, d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल सा लिख सकते हैं टाउ इंटू ओमेगा। तो ये अपना पावर का क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ओमेगा। एकदम छोटी सी बात है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द टर्निंग मोमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो टर्निंग मोमेंट होता है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। सिंपल सा, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिधि घूम रहा हो तो उस पिंड के कणों का रेखीय संवेग का आघूर्ण का योग उस पिंड का उस अक्ष के परिधि कोणीय संवेग कहलाता है। मतलब उस पिंड के कणों का रेखीय संवेगों के आघूर्ण का योग, तो किसका, टर्निंग मोमेंट का क्या कहलाता है, उस पिंड का उस अक्ष के परिधि कोणीय संवेग कहलाता है। तो डिफिनीशन आपको नहीं ज्यादा पढ़ना है, सिंपल सा कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज द लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रेखीय संवेग क्या, कोणीय संवेग क्या होगा, रेखीय संवेग एवं घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी। जैसे ये बहादुर है, इस अक्ष के परिधि घूम रहा है, ये घूम रहा है ना, तो इस यहां से डिस्टेंस और उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। तो सिंपल सा कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू पी इंटू आर। याद किसको रखना है, सिंपल सा एल इक्वल्स टू पी इंटू आर, क्योंकि डिफिनीशन आपको में झंझट नहीं पालना है, ठीक है। तो यदि डिफाइन करते क्या कहते हैं, इसको दूसरा टर्म कहा था मोमेंट ऑफ मोमेंटम, भी एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं, कहते द टर्निंग मोमेंट ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। यदि हिंदी में बात करें तो जब कोई पिंड किसी अक्ष के परिधि घूम रहा हो तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्ण का योग उस पिंड का उस अक्ष के परिधि क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। भूल जाओ, इतना नहीं याद रखना, तो एकदम सिंपल सा कह सकते हैं क्या चीज, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेखीय संवेग एवं घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। यदि एंगुलर मोमेंटम क्या कहते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। नहीं ज्यादा झंझट पालना है, तो कथावाचन से कुछ नहीं समझना है, कोई झंझट नहीं पालना है, तो सबसे आसान तरीका फॉर्मूला जो है उसी को अपने शब्दों में लिख दीजिए। जैसे यदि हम लिखते एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रेखीय संवेग एवं घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। इतना सा तो याद रख सकते थे, हमको इस डिफिनीशन नहीं रखना था, हमको क्या करना था, इसी को एक शब्दों में लिख देना था, वरना नहीं लिखना था।
तो सिंपल सा क्या लिखते हैं, P क्रॉस R, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या होता है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर है, तो L इक्वल्स टू R क्रॉस P, इतनी सी कहानी। अब इसी को L इक्वल्स टू P क्रॉस R या R क्रॉस P लिखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखते हो तो क्या लिखते, P क्रॉस R या R क्रॉस P, कुछ भी लिखो। P इक्वल्स टू क्या होता है, M इंटू V, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, M V इंटू R। अब अपने को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, R ओमेगा, ये किसके बराबर होता है, V इक्वल्स टू R ओमेगा, तो M का M, V की जगह पर R ओमेगा और R का R, तो क्या हो जाएगा M R स्क्वायर ओमेगा। ये क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम L। तो एंगुलर मोमेंटम सिंपल सा एक में लिखते तो P क्रॉस R लीनियर मोमेंटम के टर्म में, और यदि सिंपल सा फॉर्मूले के टर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, M R स्क्वायर ओमेगा। मतलब दो फॉर्मूला हो गया, M R स्क्वायर ओमेगा, और दूसरा सिंपल सा कहते हैं P इंटू R, M इंटू V इंटू R। जो भी पसंद हो उसको ध्यान में रखना है, और सबसे बेस्ट तो अपना है क्या होगा, रेखीय संवेग P इंटू R, इतना सा ध्यान रखना है। ये भी क्या होता है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है, मतलब एक वेक्टर है ये, और इसके यदि हम यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कैसे निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो किससे निकाले, इसी से निकाल लेते हैं। L इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर, पी होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर मतलब डिस्टेंस, आर रखते हैं, मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, केजी क्या लिखेंगे, M L2 T माइनस 1, M L2 T माइनस 1। तो यूनिट और डायमेंशन को तो कभी याद रखने का झंझट पालना ही नहीं है, आपने को पालना किस चीज को है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को। कथा को भी भूल जाओ, सिंपल सा याद रखना है, सिंपल सा क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इतना सा याद रख सकते हैं, हो सके तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा शब्दों में यदि लिखने का मन हो तो, नहीं तो फॉर्मूला तो सब कुछ बताता ही है। तो उम्मीद करते हैं वेक्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम कौन सा, L, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मतलब कोणीय संवेग L और जड़ आघूर्ण I के बीच संबंध। L बराबर भी जस्ट पढ़े R क्रॉस P, ठीक है। अब इसी को हम लिखना चाहे तो क्या लिखते, P इक्वल्स टू क्या होता है, R क्रॉस V, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो यहां से हम लोग लिखते तो क्या लिखते, M R V साइन फाई, यदि मान लो R और V के बीच का एंगल कितना है, फाई है, तो सिंपल सा मैग्नीट्यूड की बात करते तो क्या लिखते हैं, M V R लिखा जा सकता है, V इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, ठीक है। और यहां से क्या जाएगा, M ओमेगा R स्क्वायर या M R स्क्वायर ओमेगा, और सिंपल सा M R स्क्वायर बराबर क्या होता है, I, ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं ना, M R स्क्वायर इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो I इंटू ओमेगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे L इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, और इसी को याद होगा लिखे थे P के टर्म में लिखते तो क्या लिखते थे, M इंटू V। तो सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है, ज्यादा नहीं झंझट पालना है। आपको हमने काफी सारा दिया है कि आप कह सकते हैं कि कल के डेट में जब आप बन जाएंगे क्या चीज, टीचर बनेंगे ही, उसके बाद भी आपको ये काम आएगा। अदरवाइज फर्स्ट वाला जो सीट था, मतलब पहला जो स्लाइड था, उसके अंदर जितने फॉर्मूले हैं उसको ही अच्छे से आप समझ के एक दूसरे के साथ रिलेट करके, और यहाँ से कुछ को चाहिए तो उसको नोट करके रखिए, पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, अब जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम यदि डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, इस तरीके से भी एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को इस पिंड का कोणीय संवेग कहते हैं। तो एक लाइन का डेफिनेशन, ठीक है। यदि पिछले वाला कह सकते हैं डिफिनीशन नहीं समझ में आया तभी तक तो तीन डिफिनीशन, मतलब 3 डिफिनीशन में 2 तो याद हो जाएगा क्या। तो एंगुलर मोमेंटम का कोणीय संवेग का ये भी अपना डिफिनीशन हो सकता है। नेक्स्ट, अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम L एंड काइनेटिक एनर्जी, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध ऑलरेडी पहले लिख भी चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाले थे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, शुरुआत में निकाल चुके हैं, और L बराबर क्या होता है I इंटू ओमेगा। तो इसको हम यदि लिखना चाहें काइनेटिक एनर्जी को तो ऐसा लिख सकते हैं ना,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू आई बाई आई। तो आई से आई मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई। और आई इंटू ओमेगा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। इसके यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बाई आई याद होगा। जस्ट इसके पहले भी क्या लिखे थे, इसको लिखे थे हाफ एम वी स्क्वायर, लीनियर केस में इसको क्या लिखे थे, हाफ पी स्क्वायर बाई एम एंगुलर केस में। तो मतलब हमको ये दिख रहा है तो हम ये लिख सकते हैं, हमको ये पता है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, मास के जगह पे किसको, आई को, पी की जगह पे किसको, एल को, वी की जगह पे ओमेगा और एम की जगह पे आई, इसी को तो यूज करना है। सब एक दूसरे से क्या है, थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करोगे तो भी आपको क्या होगा, याद रहेगा। ठीक है, पहला वाला जो खासकर स्लाइड है उसको तो पक्का वाला समझ के याद रखना है। नेक्स्ट आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। टॉर्क मतलब टाउ, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। ये एक छोटा सा रिलेशन है, इसको याद रखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब डी एल बाई डी टी यदि करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, एल को, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, एक बार आर को डिफरेंशिएट करेंगे, पी को बाहर रखेंगे, दूसरी बार पी को डिफरेंशिएट करेंगे, आर को बाहर रखेंगे। अब यहां से डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी या डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो उसको भी लिख लिए, पी का पी हो गया, आर का आर, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू फोर्स चेंज इन मोमेंटम। याद होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, नहीं याद है, अब हम क्या करेंगे, तो सेकेंड लॉ से डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू फोर्स होता है, तो एफ लिख दिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं भी, और मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अब यहां से m को बाहर कर लिए और v क्रॉस v लिखा जा सकता है और r क्रॉस f। तो यहां से क्या दिखा, v क्रॉस v बोले तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v, और ये क्या होता है, सिंपल सा इंटू साइन थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, इसलिए हो जाएगा ये v क्रॉस v इंटू साइन 0। वेक्टर v भी इसी तरफ होगा और दूसरा वेक्टर v भी इसी साइड होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0, इसलिए साइन थीटा में थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो ये पूरा पूरा टर्म 0, इसलिए कह सकते हैं सिंपल सा v क्रॉस v बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए पूरा टर्म बन जाएगा अपना 0 और ये हो जाएगा r क्रॉस f। और r क्रॉस f किसके बराबर था, टॉर्क के, तो लिख सकते हैं dl बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क। ठीक है, तो इस डब्बे वाले को कम से कम याद रखना है। ठीक है, ओके है, ओके है। तो चलिए ये हो गया बल आघूर्ण टाउ और कोणीय संवेग एल के बीच में क्या रिलेशन होता है, छोटा सा कहानी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण आई। तो सिंपल सा याद रखना, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। याद होगा हमको इसका लिखे भी थे, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए से, याद है, एफ को टाउ की तरह यूज करेंगे, आई को एम की तरह, और ए लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लिख सकते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण, इतू सा। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद होगा इससे पहले पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यदि किसी पिंड पे कोई बाहरी बल नहीं लग रहा होता है तो उसका क्या होता है, संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बात करें तो यदि किसी सिस्टम पे या किसी निकाय पे कोई बाहरी बल आघूर्ण नहीं लग रहा होता, मतलब टॉर्क नहीं लग रहा होता है, तो उस निकाय का कोणीय संवेग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, मतलब संरक्षित रहता है। तो कह सकते हैं इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। जैसे एक छोटा सा यहाँ फिगर दिख रहा है, इस फिगर में देखोगे ये लड़की है, दिख रहा है, तो ये लड़की जब अपनी बाहों को फैला के बात करेगी तो उस समय इसका क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू ज्यादा रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, और ओमेगा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ही आप कहोगे ये ज्यादा कम कैसे, तो ऑलरेडी पढ़े थे पिछले वाले में आई की वैल्यू। ठीक है, अलग अलग केस के लिए निकालना शुरू किए थे, बड़ा पिंड रहेगा तो स्वाभाविक है एम आर स्क्वायर के हिसाब से ही बात करते तो आर की वैल्यू बढ़ती तो आई की वैल्यू बढ़ती। लेकिन
अभी चूंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ये क्या करेगी, अपने हाथों को ऐसे समेट लेगी, तो क्या होगा, इसका आई की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आई वन ओमेगा वन किसके बराबर होगा, आई टू ओमेगा टू। तो आई की वैल्यू को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, स्वाभाविक बात है इन दोनों का प्रोडक्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो मतलब आई की वैल्यू डिक्रीज की तो इस दोनों के प्रोडक्ट को इसके बराबर होने के लिए ओमेगा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब ये दोनों हाथों को फैला के ऐसे क्या कर रही थी, घूम रही थी, तो उस समय आई जा रहा था तो ओमेगा कम था, जिससे ये धीरे धीरे घूम रही थी। लेकिन जो ही ये दोनों हाथों को ऐसे कर लेगी तो क्या होगा, इसका आई की वैल्यू डिक्रीज कर गई। अब दोनों का प्रोडक्ट तो सेम होना है, तो क्या होगा, उसके लिए ओमेगा की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा। तो इस केस में ओमेगा बढ़ जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल, यदि कोई किसी निकाय पे कोई बाहरी बल आघूर्ण मतलब टॉर्क नहीं लगाया जाएगा तो निकाय का क्या कह सकते हैं, कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, मतलब समय के साथ नहीं बदलता है, मतलब आई इंटू ओमेगा का मान नहीं बदलेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो कह सकते हैं मैथमेटिकली आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इन मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई टू ओमेगा टू, या कह सकते हैं सारे के सारे जो एंगुलर मोमेंटम का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। समझे थोड़ी सी कहानी। तो छोटा छोटा टर्म्स है, सारा का सारा रिलेट हमने किसके साथ किया है, लीनियर के साथ। जैसे इसी का हम लीनियर में लिखते तो क्या लिखते, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। m मास जब किसको लिखते थे, i को, v क्या होता था लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो सबको रिप्लेस करना है, इसी को हम लिखते तो क्या लिखते, ये हो गया l, तो p भी कांस्टेंट होता मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह पे i और v की जगह पे ओमेगा, ये क्या होता। तो सारे केस में आपको हम एक ही चीज कह रहे हैं मेरे लाल कि आप इसका रिलेशन लीनियर के साथ करके चलो, क्योंकि लीनियर क्या है कि बार बार यूज होता है, इसलिए यूज टू हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है। तो उसके साथ रिलेट करके आप चलोगे कि किसको किसके साथ रिप्लेस करना है, तो उससे आपको आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी, आपके दिमाग में फिट होगा। ठीक है, तो सारे जगह हमने कोशिश किया है कि आपको लीनियर के साथ इसको क्या करके दिखाएं, कि रिलेट करके दिखाएं कि किसको चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, और इसके साथ उस टाइम में कोनिया के केस में क्या हुआ कहानी। ओके है, तो याद रखना है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फटाफट क्वेश्चन बनाना आपका काम है, एक हम बनाते हैं बाकी सब आपको बनाना है। क्या रहा है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज टाइड टू ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। आपको मास देख के रखा है कितना 2 kg, और लेंथ देख के रखा है रोप का r इक्वल्स टू 2 मीटर। 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर लंबाई की रस्सी से बंधा है, 1 मिनट में 2100 चक्कर की दर से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मतलब कह सकते हैं रोटेट सर्कुलर पाथ एट द रेट ऑफ 2100 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट आपको दे के रखा है कितना, n आपको दे के रखा है 2100 पर मिनट। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑलरेडी सब क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको सबसे पहले हम किसमें बदलेंगे, पर सेकंड में। तो 2100 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कट के कितना आएगा 210/6। कटता उठता है भी कि नहीं कटता है, 210/6 35, तो कह सकते हैं 35 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इतनी सा कहानी कर लिए। ओके, पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या था फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यहां तो कुछ ऐसा कहा नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है निकालने का, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। ठीक है, तो हाफ का हाफ, m मास देके रखा है, v इक्वल्स टू क्या होता है r ओमेगा, इसको लिख सकते हैं हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर। याद होगा ये वाला फॉर्मूला यूज किए थे, क्योंकि मास वगैरह दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया नहीं है। ओके ओके, तो ओमेगा यहां से निकाला जा सकता है, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2πn, तो लिख सकते हैं 2π
इंटू एन की वैल्यू कितनी है 35 लिखा जा सकता है, तो रख लेते हैं सबकी वैल्यू 1/2 मास कितना दिया है 2, आर की वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 35, 2 पाई इंटू का स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं इसको 2 इंटू 35, 7×5 = 35, ये हो जाता 2 इंटू 20 2 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई किया जाए 22 × 2 44 गुने 5 तो 220 रेडियन पर सेकेंड। इसको डायरेक्ट यहीं पुट कर लेते हैं 220 को, तो ये हो जाएगा 220 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए 2 से 2 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 220 इंटू 220 इंटू 193,600 93600 क्या हो जाएगा जूल। तो आंसर कितना दिया है 1936, ठीक तो है। ये हो गया 5, तो लिख सकते हैं इसको 1.9 इंटू 10⁵ जूल। समझे थोड़ा सा कहानी। आपको क्या पूछा है घूर्णन गतिज ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² ऑलरेडी पता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा यूज कर लिए, ओमेगा की वैल्यू के लिए अपने को n दे के रखा था 2100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो उसके हिसाब से हमने रेडियन पर सेकंड में ओमेगा की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि फॉर्मूला में हाफ mv² v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। इसको यूज करते हुए पूरा पूरा कथावाचन को कर लिए, तो आंसर क्या आएगा 1.936 इंटू 10⁵ जूल। समझे एकदम थोड़ा सा कहानी है, ऑलरेडी पहले जो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे उसका भी यूज यहां होना है। जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, एक बार दो बार, आज तीसरी बार पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर की रोटेशनल मोशन की कहानी, मतलब सर्कुलर मोशन वाला भी कहानी यहां चलना है। ओके चलिए नेक्स्ट, by applying a torque of 200 Newton meter on a body, the angular displacement produced in it is 90 degree. Find the work done by the by the torque. किसी पिंड का 200 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करने से इसमें उत्पन्न कोणीय विस्थापन 90 डिग्री है। बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण मतलब टाउ, याद होगा हमको तो नहीं याद है, चलिए क्या दिया वो लिख लेते हैं पहले। टाउ आपको दे के रखा है कितना 200 न्यूटन मीटर, और थीटा दे के रखा है कितना 90 डिग्री। ओके तो कार्य पूछ रहा है, डब्लू पूछ रहा है, नहीं फॉर्मूला याद है, क्या करे, फॉर्मूला नहीं याद है तो नहीं याद है, लेकिन जो याद है वर्क का अपने को क्या पता है, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है एफ एस, जो याद है उसी को यूज कर लेंगे। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है एफ एस, ठीक है। तो यहां पे फोर्स के यहाँ पे किसको लिखते हैं टाउ को, और एस के यहाँ पे थीटा को, तो फॉर्मूला याद हो गया, रिलेट कर लिए। तो टाउ की वैल्यू कितना दिया है 200, और थीटा दिया है 90 डिग्री, डिग्री में दिया है, तो अपने को क्या पता है डिग्री में नहीं लेना है, किसमें लेना है रेडियन में लेना है। तो क्या पता है अपने को 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं पाई बाई 180 इंटू 90 क्या हो जाएगा रेडियन, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। आसान था। अब रख दो यहां पे थीटा बराबर कितना पाई बाई 2 रेडियन, तो पाई बाई 2 ये हो जाएगा 100 पाई जूल। आंसर क्या दिया भैया 314 जूल। अपने को पता है कितना होता है 100, अब पाई की वैल्यू ये हो जाएगा 314 जूल।
क्या दिक्कत है, 105 ही आंसर लिखते तो भी सही होता। ऐसे ऑब्जेक्टिव में जैसा भी आंसर दे और 314 जूल भी लिखते तो भी चलता। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उस हिसाब से लिखेंगे, चाहे 105 दिया रहे चाहे 314 जूल दिया रहे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझे। तो इसके में भी हमने क्या आपको दिखाया कि भाई लीनियर वाला फॉर्मूला तो याद था क्योंकि बार बार यूज होता है, एंगुलर वाला याद नहीं है, तो कंपेयर कर लिए इसके साथ कि भैया कैसे इसको इसके साथ कंपेयर करके रोटेशनल वाले केस में आप इसको यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकंड ऑफ ए रोटर इट इज नेसेसरी टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर ऑफ एन इंजन, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड फॉर द इंजन। किसी घूर्णक की 200 रेडियन प्रति सेकंड की एक समान चाल बनाए रखने के लिए एक इंजन का 180 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण प्रेरित करना आवश्यक होता है। इंजन के लिए आवश्यक शक्ति ज्ञात कीजिए। पावर आपसे पूछा जा रहा है, याद है पावर, पावर बराबर क्या होता था, अभी जस्ट पढ़े हैं। चलिए पहले बनाइए इसको और देखिए इसका आंसर आएगा 36 किलो वाट। आ जाता तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तब सॉल्यूशन देखेंगे, फटाक से देखिए। चलिए इसको देखते हैं। आपको यदि डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए पावर की कहानी सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, क्या दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 200 रेडियन पर सेकंड ऑफ रोटर। आपको ओमेगा दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 200 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एक इंजन का 100 न्यूटन पर मीटर का बल आघूर्ण मतलब टाउ इक्वल्स टू दिया है 180 न्यूटन मीटर। तो पूछ रहा है पावर क्या होगा। ठीक है, नहीं पता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता था। तो यहां से यदि हम वर्क की बात करें F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी, तो F और इंटू सिंपल सा थोड़ा सा रफ एंड टफ में एस बाई टी या डी एस बाई टी क्या होता है, वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं एफ इंटू सिंपल सा भी। ये फॉर्मूला भी याद होगा पावर का, कभी हम लोग चर्चा किए थे, नहीं अभी चर्चा नहीं किए हैं तो इसको अभी वहां पे भी नोट कर लोगे। तो फोर्स जगह पे किसको, टॉर्क को, तो पावर इक्वल्स टू टॉर्क और v के जगह पे ओमेगा। अभी जस्ट ये वाला फॉर्मूला टाउ इंटू ओमेगा इंट्रोड्यूस किए थे इस वाले के साथ इसको रिलेट करके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, टाउ की वैल्यू कितना दिया 180 और ओमेगा की वैल्यू कितना दिया 200। ये हो गया 36123 वाट, इसको लिख सकते हैं 36 किलो वाट। समझे कितना आसान था। अब कहोगे सर फॉर्मूला याद कैसे रखना है, तो फॉर्मूला याद रखने के लिए 1000 बार पावर का ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, वर्क अपॉन टाइम, उसके रिस्पेक्ट में फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में भी इसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं। अब इसको यदि याद है तो यहाँ आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, फोर्स यहाँ पे किसको किसके साथ रिप्लेस करना है, फोर्स को किसके साथ, टाउ को। अभी जस्ट शुरुआत वाली स्लाइड में ही बताए हैं, रिप्लेस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कैसा रहा, अच्छा रहा। तो कम से कम आप लोग से एकदम सिंपल सा रिक्वेस्ट है, जब आपको कोई भी वीडियो जाता है तो कम से कम जो लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, कमेंट किया कीजिए, हम वेट करते हैं आपका। ओके, और आने वाले टाइम में इस कह सकते हैं मतलब नेक्स्ट मंथ से, इस महीने में तो आपका वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेविटेशन एक बचा है वॉल्यूम 1 के अंदर, इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम 1 12th की। ठीक है, तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई 12th से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे, फिर वॉल्यूम 2 11th के वॉल्यूम 2 पे आएंगे, फिर 12th के वॉल्यूम 2 पर जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अभी जैसे हमने बोला इतना चीजों को, तो कितने लोग क्या कहना चाहते हैं खुद ब खुद पता चल जाएगा, कितने लोग कितने एक्टिव हैं। तो यदि आप सीरियसली वाले एक्टिव हैं, सीरियसली वाले आप एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, जो मई के बाद आपका एग्जाम होगा उसके लिए, तो कमेंट करके बताइए कितने लोग का कंप्लीट हुआ। इस बार हम काउंटिंग करते हैं कितने लोग हैं जो
टाइम मतलब अप टू डेट चल रहे हैं। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ कंप्लीट हो गया मेरा। चलिए 36 किलोवाट। नेक्स्ट कहता फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन फैक्टर इज इतना। पोजीशन फैक्टर आपको देख के रखा है, फोर्स देख के रखा है, मतलब किसी कण जिसका स्थिति सदिश इतना मीटर है, पर जब मूल बिंदु के परितः 3 जूल न्यूटन का कोई बल कार्य करता है तो बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़े थे, बल आघूर्ण टाउ इक्वल्स टू क्या था, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, यही था ना। तो आर क्या है भैया 2K और क्रॉस कह सकते हैं एफ कितना है 3J। ठीक है, तो 3 दूनी 6 6 K क्रॉस J क्या होता है, पक्का भूल गए होंगे ये वाला कहानी, I J K, इसमें चलेंगे तो प्लस में और इसके जस्ट अपोजिट चलेंगे तो माइनस के साथ, ऑलरेडी बताया वेक्टर केस में। तो K क्रॉस J उल्टा चल रहा है तो माइनस आई, इसको लिख सकते हैं -6I न्यूटन मीटर। समझे? अब देखो बार बार हम बोले थे कि वेक्टर यूनिट डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब आएगा कैसे आएगा कोई गारंटी नहीं है। इसे थोड़ा सा उसको अच्छे से यदि भूल गए तो जाके रिवाइज कीजिए फैक्टर को। और आपके कोई भाई बंधु किसमें 11th में इस साल जाएंगे, मतलब 10th से 11th में जाएंगे, तो उनको पक्का करिएगा 11th से कुछ भी लेके जाओ या नहीं जाओ, 12th में कितना भी शैतानी करना है, कितना भी टाइम पास करना है कर लो, लेकिन कम से कम 2 टॉपिक को 11th से 12th में लेके कंपलसरी जाना है। वो कौन सा होगा, एक वेक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन होगा, ये 2 को कंपलसरी। चलिए तो -6I, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या रहा है, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स इतना एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इतना, बिंदु इतना पर कार्य करने वाले बल इतना का आघूर्ण होगा, बल आघूर्ण। आप तो पक्का भूल गए होंगे, कमेंट करके बताइएगा ना क्या वो कोई ये फैक्टर प्रोडक्ट याद है आज तक। तो सिंपल सा, चलिए अपने को क्या पता है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, फैक्टर आर क्रॉस फैक्टर एफ। ठीक है, होता है। चलिए तो हम निकाल लेते हैं वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ को। कैसे निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे निकालते थे, याद होगा I J K। आर पहले है तो आर के लिए क्या है 7 3 1 और एफ के लिए कितना है -3 1 5। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा I 15 -1 -J 35 और ये हो गया +3 प्लस वेक्टर K 7 + 9। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14I -38J और +16K। तो 14I -38J +16K। अब पक्का है कि जिन लोग को वेक्टर नहीं याद है, डायरेक्ट वेक्टर छोड़ छाड़ के चल रहे हैं, तो भैया ये समझ में नहीं आएगा, जाकर वेक्टर पढ़िए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा C, कोई दिक्कत। नेक्स्ट सेम यही, ये भी क्वेश्चन वही है, आर देख के रखा है, एफ देख के रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण टॉर्क पूछ रहा है। तो फिर से जैसे पिछला वाला बनाए एज इट इज कीजिएगा, बन जाएगा, बात खत्म। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा D 17I -6J -13K। नेक्स्ट, इफ ए एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम टाउ इज इक्वल्स टू क्या, मतलब टाउ इक्वल्स टू 0, देन यदि निकाय पर कार्यरत बल बाह्य बल आघूर्ण टाउ 0 है तो क्या होगा। देखो हम लोग क्या जानते हैं, टाउ इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, I × अल्फा पढ़े हैं। तो यदि I तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास तो होना ही होना है। ठीक है, तो सिंपल सा
ये अपना क्या हो जाएगा अल्फा। अल्फा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तब तो ये टाउ की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं होगा, अल्फा 0 हो सकता है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0। एकदम आसान सा था, ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, अल्फा 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप इतना किलोवाट व्हेन रोटेटेड एट स्पीड ऑफ इतना, व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। मतलब एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है, यदि वह इतना चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करता है तो उसके द्वारा प्रदत्त बल आघूर्ण क्या होगा। बनाइए, आपका काम। बनाने के बाद आंसर सी आता है तो बल्ले बल्ले बनाइए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 100 किलोवाट व्हेन रोटेटिंग, डेवलप इतना किलोवाट। किलोवाट किस चीज का यूनिट होता है, पावर का, पता ही है। तो कैसे मोटर गाड़ी का इंजन इतना शक्ति उत्पन्न करता है। चलिए पावर आपको दे के रखा है कितना, 100 किलोवाट। ओके ओके, एट द स्पीड ऑफ इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन दे के रखा है, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है, एन दे के रखा है आपको। अब ये सब पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1800, एक क्वेश्चन अभी बनाए भी थे, मिनट, इसको लिख सकते हैं 1800 बाई 60, क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट सेकेंड में बदल जाएगा। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये से कट गया 30 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है अपना, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन। तो 2 पाई इंटू एन कितना है 30, मतलब 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। चलिए पावर बराबर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, अपने से पूछ क्या रहा है, बल आघूर्ण, टाउ इंटू ओमेगा। याद होगा इससे पहले पढ़े थे, पावर इक्वल्स टू एफ इंटू वी पढ़े थे। एफ की जगह पे टाउ, वी की जगह पे ओमेगा। नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखना है। तो यहां से अपने को क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण, मतलब टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई ओमेगा। पावर का पी 100 किलोवाट, 100 इंटू 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई ओमेगा निकालें 60 पाई, 60 पाई। चलिए इसको थोड़ा सा 1000 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 60 इंटू, ये से ये साफ हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7, थोड़ा सा कैलकुलेटर लगाते हैं, ये हो गया कितना 10 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 6, 530 है कहाँ, 530.3, 531 या 531 कह लो, 0.3 करके कुछ है। तो ये क्या आ जाएगा, इतना न्यूटन मीटर। तो यहाँ क्या दिया था अपने को, पावर दे के रखा था, एन दे के रखा है, ओमेगा निकाल लिए, पावर इक्वल्स टू टाउ इंटू ओमेगा होता है, ये वाला फॉर्मूला एफ इंटू वी, अभी जस्ट पीछे लिखे थे भी थे। तो यहाँ से टाउ बराबर पी बाई डब्ल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका रिवीजन किसके साथ हो रहा है, लीनियर मोशन के साथ भी हो रहा है, कि वहां का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बार बार। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन है, बनाइए, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर जब बनेगा 6.66 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। बनाइए, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कुछ लोग ट्राई किए होंगे, अच्छी बात है। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। इसके पहियों की त्रिज्या इतनी है, मतलब जो पहिया से चल रहा है उसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, इतना दे के रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे के रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे के रखा है, 3 kg पर मीटर स्क्वायर, 3 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द व्हीकल इज अबाउट एट रेस्ट, मतलब इसको रोकना है,
15 सेकंड में ये रुक जाता है, वाहन इतने सेकंड में विराम में आ जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क, टॉर्क पूछा जा रहा है, ठीक है। बाइट्स ब्रेक, इसके चक्के पर जो टॉर्क लगाया जा रहा है, बल आघूर्ण लगाया जा रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। तो चलिए जो दिया उसको फटाफट काम करते हैं। इससे पहले याद होगा फोर्स पूछा जाता था कि भैया इतने समय में चल रहा है, इतने की स्पीड से चल रहा है और इतने समय के बाद वो रुक जाता है, तो बताइए कितना का फोर्स अप्लाइड हुआ था। याद है कभी हुआ करता था इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स के जगह पे टॉर्क, मतलब सब कुछ सेम उसी के तरीके से करना है, सिर्फ यहाँ पे किसके, रोटेशनल के केस में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो दिया है वेलोसिटी आपको देख के रखा है, v इक्वल टू कितना दिया है, 54 किलोमीटर ना, किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले बदल लेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो बदलते हैं, 54 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, 2 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। तो कभी यदि आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना हो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से भी मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ऑलरेडी इस पर भी बात कर चुके हैं। तो 18 या 54, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। भी निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, कितने से चल रहा था, तो चलिए हम ओमेगा निकालते हैं, इनिशियल ओमेगा। जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू निकालते थे ना, वैसे यहाँ पे इनिशियल ओमेगा निकालते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता था, v इक्वल्स टू क्या होता था, आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, v बाई आर। तो v तो अपने को पता है, v बाई आर, और v पता है कितना 15 मीटर, और r कितना पता है, रेडियस कितना है व्हील का, 0.45 मीटर। चल जा भाई, तो v बराबर कितना निकाले हैं, 15 डिवाइडेड बाई 0.45। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, 15 बाई 0.45 को यदि हम करते हैं, 15 बाई 0.45, 15 डिवाइडेड बाई 0.45 दिया जाता है 100/3 रेडियन पर सेकंड। यहां तक ठीक है। फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा है, बहादुर रुक जा रहा है 15 सेकंड में, मतलब t बराबर कितना में, 15 सेकंड में ये रुक जा रहा है, मतलब ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, 0। अपने को टॉर्क पूछ रहा है, याद होगा इस टाइप के केस में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया रहता था, तो फोर्स पूछता था। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या था, m इंटू ए, यही था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को भी क्या पूछ रहा है, सिंपल सा फोर्स के यहाँ पे टॉर्क पूछ रहा है, तो सब कुछ वही करेंगे। तो यहां से हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए m इंटू ए की, m के जहाँ पे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, यहाँ पे a नहीं दिया है, मतलब अल्फा नहीं दिया है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो जैसे फॉर्मूला याद होगा, v इक्वल्स टू क्या होता था, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ लिखते तो क्या लिखते हो, v बराबर ओमेगा फाइनल, u बराबर ओमेगा इनिशियल, प्लस a बराबर अल्फा और t का t। मतलब जस्ट रिलेट करके याद रखना है। तो यहां से अपने को फाइनल वेलोसिटी पता है क्या है, 0, तो ओमेगा फाइनल क्या है, 0। ओमेगा इनिशियल कितना है, 100/3। चूंकि यहां ब्रेक लग रहा है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, निगेटिव में अल्फा है, तो या तो अल्फा डायरेक्ट निगेटिव में लिख लो, या अल्फा निकाल के जब आओगे तो वो आपको निगेटिव में ही शो करेगा, ठीक है। तो अपन माइनस साइन सिर्फ इस चीज को दिखाएगा कि आपका, और t की वैल्यू कितनी है, 15 सेकेंड। तो अल्फा बराबर होता तो क्या होता, 100 बाई माइनस 100/3 इंटू 1/15, ठीक है, यही है ना। तो 100/45, तो 100 डिवाइडेड बाई 45, ये हो जाएगा कितना, 100, ये हो जाएगा 20/9, 20/9, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फा निकल गया, अपने को क्या पता है माइनस में, तो अब मॉड ऑफ अल्फा को हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 20/9। तो अपने को पता है
एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम इंटू ए, तो इसके टर्म में टाउ इक्वल्स टू क्या लिखते, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण टाउ पूछ रहा है, टाउ बराबर क्या होगा, आई की वैल्यू दे के रखा है कितना है 3 kg मीटर स्क्वायर, तो 3 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 20/9, 3 से कट गया तो 20/3, 20 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 6.66, 6.66, ठीक है। और टॉर्क है तो न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा था कहानी कैसा, लीनियर केस में तो हम लोग इस टाइप का काम कर चुके हैं, कौन सा वाला, ये वाली कहानी v बराबर u प्लस टी, यहाँ से a निकालना था, तो यहाँ एंगुलर केस में अल्फा निकालना पड़ेगा। लीनियर केस में f बराबर m इंटू ए की कहानी से हम लोग f निकाल चुके हैं, तो यहाँ टाउ निकालना पड़ेगा। इसलिए हमको शुरुआत में ही आपको बोले हैं बुआ अच्छे से क्या करना है, रिलेट करके याद रखो कि यदि इस वाली कहानी को भूल भी जाओ तो कम से कम लीनियर तो याद रहेगा, उसको रिलेट करके आप फॉर्मूले को डिराइव तो फटाक से ले आओगे, हाँ भाई क्या फॉर्मूला था, समझ रहे हैं, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्या रहा है, व्हेन टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, यदि किसी बॉडी पर टॉर्क जो लग रहा है वो जीरो है तो क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो सिंपल सा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कांस्टेंट होगा, इतनी सा कहानी। नेक्स्ट क्या रहा है, डोर ऑफ 1.6 मीटर वाइड रिक्वायर्ड ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन टू अप्लाइड एट द फ्री एंड टू ओपन और क्लोज इट, द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड at a point 0.4 meter distance from the hinge for opening or closing the door is, एक दरवाजे की चौड़ाई इतनी है, इसके मुक्त सिरे पर खोलने या बंद करने के लिए 1 न्यूटन बल का आवश्यकता होती है, अतः दरवाजे को कब्जों से 0.4 मीटर की दूरी पर से खोलने या बंद करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, सटाक से बनाएंगे, फटाक से आंसर 4 न्यूटन आना चाहिए, ठीक है बनाइए। तो चलिए बात करते हैं, क्या कर रहा है, डोर कितना है 1.6 मीटर वाइड, मान लो ये अपना एक डोर है, ठीक है, यहां से इसको क्या करना है रोटेट करवाना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 1.6 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड होता है, मतलब यहां से यदि हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करते हैं इसको खोलने या बंद करने के लिए, तो कह रहा है तब फोर्स दैट रिक्वायर्ड टू एट ए पॉइंट 0.4 मीटर, मतलब ये कह रहा है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगाया जाए कि ये खुल सके। तो स्वाभाविक सी बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल भी देखोगे तो स्वाभाविक सी बात है, डोर को जितने दूर से आप घुमाओगे, ठीक है, तो आपको उतना कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और जितना पास आके क्या करोगे टर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, तो आंसर 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन से ग्रेटर ही होगा, अब कौन सा होगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, सबके लिए टॉर्क क्या रहेगा कंजर्व रहेगा, मतलब ये कह सकते हैं पहले वाले के लिए टाउ की बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना 1 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.6 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क होगा पहले वाले केस में। सेकंड वाले केस में भी बात करें तो सेम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स बढ़ेगा ही ना, स्वाभाविक सी बात है, तो कह सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स, मान ले डी डिस्टेंस पे आप इसको क्या कर रहे हो, मतलब पहले क्या था आर डिस्टेंस था, ये आर था, अब मान लिया ये डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पे आप इसको खोलना चाह रहे हो, तो 4f इंटू डी, तो यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क तो सेम रहेगा, और टॉर्क की वैल्यू 1.6 मतलब 1.6 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय डी, कितना दिया है आपको, डी दिया है 0.4, तो लिख सकते हैं 16/4 मतलब 4 न्यूटन। इतनी सी कहानी समझे, थोड़ी सी कहानी, तो मतलब 1.6 मीटर पे था तो 1 न्यूटन के फोर्स से वो खुल गया, लेकिन वही आप चले आओ 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे दरवाजे के यहां आ जाएंगे तो उस समय उसको अधिक क्या होगा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स ज्यादा
स्वाभाविक सी बात है। तो सिंपल सा दोनों के लिए टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी, तो टाउ इक्वल्स, तो सिंपल सा क्या कर सकते हैं, लीनियर या रोटेशनल दोनों में टाउ देखते हुए सेम ही चलता है, तो टाउ बाई डी सिंपल सा 16/4 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्या रहा है, डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg मीटर स्क्वायर इज एक्टेड अपॉन ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ इतना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, द टाइम टेकन बाय इट टू एक्वायर एन एंगुलर वेलोसिटी इतना, विराम से एक चक्ति घूर्णन गति करना प्रारंभ करते जिसका जड़त्व आघूर्ण इतना देके रखा है, बल आघूर्ण इतना है, एंड वह समय जिस पर इसका कोणीय वेग 25 रेडियन पर सेकेंड हो जाए। तो ये भी पहले ट्राई आपको ही करना है, ट्राई करना है। आंसर ए मतलब 3 सेकेंड आना चाहिए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब चेक करना। पहले देखिए क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। ये सिंपल सा कहानी किस टाइप का मालूम है, जैसा लीनियर में भी पढ़ते थे सेम टू सेम वैसा एंगुलर में है। तो ए डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई आपको दे के रखा है कितना, जड़त्व आघूर्ण 5 kg मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। आई इक्वल्स टू है 5 mr स्क्वायर के हिसाब से kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टॉर्क टाउ इक्वल्स टू कितना 40 न्यूटन मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब कह सकते हैं ओमेगा क्या होगा इसके लिए 0, रेस्ट टाइम टेकन बाय द रिक्वायर्ड एंगुलर वेलोसिटी इतना रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा इनिशियल इतना है, ओमेगा फाइनल आपको दे के रखा है कितना 24 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, ये देख के रखा है। तो पूछ रहा है टाइम, ये थोड़ा सा कंपेयर करो तो सब कुछ दिखता दिखता मिलेगा, जैसे मास, टॉर्क के लिए फोर्स, ओमेगा के लिए इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, सब कुछ लीनियर की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है इसको। तो चलिए सबसे पहले अपने को पता है क्या होता है, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, यदि यहां पे लिखते तो क्या लिखते, टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते थे टाउ बाई आई, तो टाउ की वैल्यू कितनी है 40 और आई की वैल्यू है 5, तो 40/5, ये कटेगा कितना 8 पंचे 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहां से अल्फा निकल गया। अब मतलब अल्फा निकल गया मतलब ए निकल गया, अल्फा बराबर लीनियर केस में बात करते क्या कहते ए कहते। अब फॉर्मूला क्या होता है, जब अपने को टाइम निकालना अपने को यू और वी पता हो तो क्या पता है, v बराबर u प्लस एटी, तो यहां से क्या लिखते थे ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक। ओमेगा फाइनल कितना है 24, ओमेगा इनिशियल कितना है 0, ये 24 इज इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा की वैल्यू कितना है 8, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24/8 मतलब 3 सेकेंड। तो थोड़ा सा रिलेट किसके साथ हम लोग कर लिए, लीनियर के साथ, v बराबर u प्लस एटी लीनियर में होता था, तो एंगुलर में क्या होगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस एक जगह पे अल्फा टी का टी, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो तो देखो सबका हम बार बार कहते हैं सबका लीनियर अच्छा रहता है, ठीक है, लेकिन एंगुलर में जो ही घुसते हैं तो भैया कहानी कुछ तो बदलती है, शकल सूरत थोड़ा मजेदार नहीं लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैक्सिमम जगह आपको कौन सा यूज होता है लीनियर यूज होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, फ्लाईव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना kg मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, इफ ए टॉर्क इज इतना न्यूटन रिटार्डेड द व्हील देन द टाइम इन विच द व्हील कम्स टू रेस्ट। तो अब की बार ये आपके बनाने के लिए होमवर्क में, इसको खुद से बनाइएगा कि व्हील कितने देर में रेस्ट में आ जाएगा, यदि पीछे वाले क्वेश्चन सबको समझे हैं तो ओके। तो इसको जब बनाइएगा आंसर आएगा बी 2 सेकेंड, बनाइए। नेक्स्ट द मोशन ऑफ प्लेनेट इन ए सोलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, कहाँ जब सोलर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क कर नहीं रहा होता है, ना ही एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा होता है, तो कह सकते हैं कंजर्वेशन, चूंकि रोटेशनल मोशन है तो फोर्स की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे
टॉर्क की बात करेंगे तो उस केस में हमारा क्या रहता है, एंगुलर के मतलब रोटेशनल केस में अपना क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम। तो कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या रहा है, ए 2 kg मास इज रोटेटिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना मीटर विथ एंगुलर वेलोसिटी इतना, इफ रेडियस ऑफ पाथ बिकम 1 मीटर देन द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। 2 kg of mass is rotating on a circular path of radius 0.8 meter with angular velocity 44 radian per second. If radius of path become 1 meter, then the value of angular velocity 2 kg के द्रव्यमान इतना मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर इतना रेडियन के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि पथ की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो कोणीय वेग का मान क्या होगा? थोड़ा सा लगाइए दिमाग, और दिमाग लगाने के बाद आंसर आपका आएगा 28.16 रेडियन पर सेकेंड। सबको बार बार कहते हैं पॉज मारिए, खुद से बनाने की ट्राई कीजिए। गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद से ट्राई नहीं करके डायरेक्ट कॉपी करना ये बुरी बात है, गलत बात है। आपको उसके लिए खुद को बनाना है ना, प्रिपेयर करना है ना। इतने क्वेश्चन हम क्यों दे रहे हैं? अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमको डाउट होते जा रहा है कि क्वेश्चन नहीं बना रहे, खाली थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। भैया आपको हम बार बार कहते हैं कि थ्योरी पढ़ के आप फिजिक्स में तो कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम तो है नहीं जो थ्योरी पढ़ के, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं 11th में जिनको 10th में कहते हैं ऑब्जेक्ट मतलब क्या कहते हैं न्यूमेरिकल पढ़ाया ही नहीं गया है, बहुत सारे ऐसे, और ना ही पढ़ाया गया है। बहुत सारे तो ऐसे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, मतलब 11th में नाक रगड़ के मर जाओ, वो पढ़ना नहीं चाहेंगे। 12th में आ जाओ, नाक रगड़ के मर जाओ कि भैया पढ़ ले, ऐसे करके कहते हैं भैया न्यूमेरिकल बनाओ न्यूमेरिकल बनाओ, लेकिन नहीं बनाते। लेकिन यदि आप लोग में से कोई ऐसा इंसान है जो अभी भी न्यूमेरिकल नहीं बना रहा है, इतना न्यूमेरिकल देने के बावजूद भी यदि आप नहीं बना रहे हो, तो प्रभु कोई फायदा नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। आपको बार बार समझा रहे हैं कि न्यूमेरिकल कंपलसरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाओगे थ्योरेटिकल पोर्शन मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी, और नहीं बना रहे हो, सेल्फ से नहीं बनाते हो, ठीक है, तो भैया प्रॉब्लम होगा। हम बार बार करें, चलिए बनाइए, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, 2 kg का मास है। चलिए कुछ कहानियां है उसको लिख लेते हैं। m1 इक्वल्स टू 2 kg, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस मतलब r1 इक्वल्स टू 0.8 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी देख के रखा ω1 इक्वल्स टू 44 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ पाथ बिकम इतना, मतलब r को बदल दिया गया है कितने से, 1 मीटर से, और एंगुलर वेलोसिटी ω2 पूछा जा रहा है क्या होगा, और मास तो बदल नहीं सकता है, बदला ही नहीं है, मतलब 2 kg मतलब m, ठीक है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ रेडियस को चेंज किया जा रहा है, कहीं भी कोई फोर्स या टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। मतलब क्या कंजर्व रहेगा इस केस में, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, रहेगा ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब L1 इज इक्वल्स टू L2, तो m r स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, m चलो इसको 1 लिख लेते हैं, ये 2 r2 का स्क्वायर ओमेगा 2, m1 से m2 साफ, यहां से अपने को क्या चाहिए, ω2 चाहिए था, ω2 ही चाहिए ना, हाँ। तो ω2 बाई ω1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। तो ω2 बराबर क्या हो जाएगा, ω1 इंटू r1 बाई r2, r1 है 0.1 बाई इतना 0.8 बाई 1 का होल स्क्वायर। तो ω1 की वैल्यू कितनी है, 44, और ये हो जाएगा 0.64। तो 44 इंटू 0.64 कितना होता है भाई, 44 इंटू 0.64, ये हो जाता है 28.16, 28.16, और क्या हमने निकाला ओमेगा, तो रेडियन पर सेकेंड, तो 28.16 आंसर। तो यहाँ पे क्यों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज किए, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कम कंजर्व होता है जब स्वाभाविक टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो, तो कह सकते हैं व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, नहीं एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन सिस्टम में क्या हो, 0 हो, तो बी। नेक्स्ट
अगला क्या कह रहा है, द डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा इफ ए चाइल्ड सिट ऑन इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। देखो एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो एक्ट नहीं किया गया है इसके ऊपर, या टॉर्क एक्ट नहीं किया गया, तो क्या कंजर्व रहेगा, वापस से एंगुलर मोमेंटम, कोई झंझट नहीं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज सडनली कॉन्ट्रैक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन द ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या क्षण भर में सिकुड़कर वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो एक दिन में घंटों। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो इसको हम खुद से आप बनाओगे, जाके ट्राई करना है, लास्ट में इसका आंसर मिल ही जाएगा। खुद से पहले ट्राई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए 6 आवर, खुद से बनाइयो। नेक्स्ट कह रहा है, एंगुलर मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल चेंज व्हेन टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी। बात खत्म, इतू सा। नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, देन एंगुलर मोमेंटम इज, हा कैसे निकलेगा, याद होगा, जस्ट फॉर्मूला पढ़ाए थे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ई इज इक्वल्स टू क्या था, हाफ एल स्क्वायर बाई आई। तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2e आई, तो एल बराबर रूट अंडर 2e आई, तो रूट अंडर 2e आई। कितना आसान था ना। सी क्या है, द मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, ऑलरेडी बता चुके हैं, देखो डिफिनीशन के अंदर लिखा हुआ है, कोणीय संवेग को कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं। नेक्स्ट, two bodies have their moment of inertia इतना respectively about their axis of rotation if their kinetic energy of rotation are equal, okay, their angular momentum will be in the ratio of angular momentum L के बारे में पूछा जा रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फॉर्मूला भी जस्ट पीछे देखे हैं 1/2, ओके ओके ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, तो किसका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा था, L1 का स्क्वायर बाई I इज इक्वल्स टू हाफ L2 का स्क्वायर बाई I2, I1 लिख सकते हैं ना, ऑलरेडी भी जस्ट भी बात की है, ये साफ। तो किसका रेशियो पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम का, मतलब L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 बाई I2, तो यहाँ से L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर I1 बाई I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, 2i है, और I1 की वैल्यू i है, तो यहाँ से लिखते हैं L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर I बाई 2i, 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 तो यहाँ से L1 बाई L2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, इजी था। नेक्स्ट, क्या इफ द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क फॉर ए बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस द क्वांटिटी दैट रिमेंस कांस्टेंट। कितनी बार क्यों क्वेश्चन रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से लिख दिया, बात खत्म। क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या था, बताओ बताओ, ये आपका प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन 2.0 के अंदर पूछा था, जस्ट अभी बात ही किया है ऐसा वाला, 2.0 के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा था, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी फार्मूला यूज किया, सब ये आपको बनाना है फिर से, यही वाला, बिना द्रव्यमान खोए किसी, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो दिन रात की अवधि होगी, अभी जस्ट बोले थे ना, पीछे बता हुआ है, इसी को बनाना है। ओके, सारा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इस टाइप का सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं, तो आपको सबको बनाना है। एस्टेट के भी क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन था कि जो बार दिया है गड़बड़ी दिया है। चलिए, तो ये रह गई कहानी अपने रोटेशनल मोशन की। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर समझ में आया। अगले चैप्टर में मिलेंगे किसके अंदर, ग्रेविटेशन के अंदर। इसी के साथ रोटेशनल मोशन की बात करें वो समाप्त होती है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैप्टर कंप्लीट तो सटासट कंफर्म कीजिए कितने लोग का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।